Good morning, students. Silver Bell School, CBSE branch, Jagana Road. Warmly welcoming to all of you. Myself, Dr. A.H. Gami. Now, Standard 12, Subject Biology. We'll be start a new chapter, Environmental Issues. That is the chapter number 16. We already started too many concepts about that. We started environmental, मतलब हमने environmental का जो unit है, the ecology and this unit we can be understand too many things. We already completed chapter number 14, 15, 13, 14 and 15. Now this is the last chapter of this unit. So we can be understand one by one the different type of environmental issues. What is actually environmental issues? What is actually environmental issues? Due to the human intervention, whatever the issues to be arises, due to human interventions, whatever the interventions are due to the human activities that arises in a nature, and what could be the nature gives its nothing but it's directly its वॉट एवर द रिएक्शन, मतलब कि जो भी एक्शन होता है उसका रिएक्शन जो एनवायरनमेंट में मिलता है हमको, वो सारे जो इश्यूज है जो ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण एनवायरनमेंट में होते हैं, उसके बारे में ये चैप्टर में पूरा पढ़ना है हमको. सो लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट एनवायरमेंटल इश्यूज टू बी क्रिएटेड व्हाइल वी डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट. सो लेट्स वी स्टार्ट विद एनवायरनमेंट. सो मैक्सिमम नाउअडेज व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी कैन बी फेसिंग. We already know day by day the human population, the size is generally, as we can say, the population size has been grow numerously oversized over the, it can be grows numerously, that means that more of humans, that means more of their needs. तो लास्ट 100 ईयर में जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, पहले हम कहते थे द पॉपुलेशन राइजेस, देन वी कैन से द पॉपुलेशन इंक्रीजेस, देन वी कैन से द पॉपुलेशन एक्सपांड्स, एंड नाउ डेज वी कैन से द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. देखो कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं. पहले वर्ड ये यूज किया जाता था जनरली पॉपुलेशन इंक्रीजेस, मतलब कि पब्लिक बढ़ रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है. फिर बाद में आया ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सपांशन, मतलब कि ह्यूमन पॉपुलेशन का क्या हो रहा है, विस्तरण हो रहा है. और अभी बोल रहे हैं कि भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन कैन बी ब्रस्ट. अभी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है. तो लास्ट 100 ईयर में तो ऑल रिकॉर्ड्स आर टू बी ब्रोकन डाउन. जो लास्ट 100 ईयर में तो हमने ऑल रिकॉर्ड शुड बी ब्रोकन डाउन ऑफ दैट. हमने लास्ट 100 सालों में तो उसके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. आज़ादी के पहले करीबन हमारी 37 करोड़ के नज़दीक आबादी थी. इन इंडिया राइट नाउ द पॉपुलेशन इज राइजेस अप टू, वी कैन से दैट गोज अप टू नथिंग बट व्हाट, वो कहाँ तक चली गई है. अभी हम कह सकते हैं कि 128 करोड़ 130 करोड़ पॉपुलेशन इन इंडिया. अभी उसका सेंसस आएगा, पॉपुलेशन हर 10 साल में या तो 11 साल के बाद उसका जब काउंटिंग होगा तब पता चलेगा व्हाट इज एक्चुअल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज राइट नाउ. सो दैट मीन्स मोर पॉपुलेशन मतलब मोर डिमांड. मोर पॉपुलेशन का मतलब होता है मोर डिमांड. तो मोर पॉपुलेशन मीन्स देयर इज अ मोर डिमांड. ओके. So more demand means more demands for what? Generally food, water. You see, food, water, home, electricity, roads, automobiles, numerous and other commodities we require. So this commodity is directly affect on
वन बाय वन वी कैन बी यूटिलाइज अवर नेचुरल रिसोर्सेज। इसका डायरेक्टली स्ट्रेस किस पर आता है? अवर नेचुरल रिसोर्सेज। विच आर द नेचुरल रिसोर्सेज? So whatever the present in nature, plants, animals, then the whatever the earth atmosphere, air, water, soil, so that directly impact on that. तो उसके reason से we can, the demand जो भी exerting होती है tremendous pressure on the natural resources. Which are the natural resources? Mainly air, water and soil. तो ये पॉल्यूटेड होते हैं, ज़्यादातर उसके जो नेचर है, उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ता है। सो नीड फॉर द आवर इज चेक द डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ आवर प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमारे जो प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या हो रहा है? डे बाय डे दिस कैन बी डिक्रीज्ड। तो दैट इज डायरेक्टली इफेक्ट एंड दैट कैन बी डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन दैट, सो वी कैन से इट्स अ पॉल्यूशन। So pollution we can be defined. What is a pollution? Pollution definition, let's be checked out. Let's we understand about pollution. So pollution is an undesirable change of any physical, chemical or biological characteristic of air, water and land, that is called the pollution in general. तो कोई भी अनडिजायरेबल चेंज हो इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड और सॉइल, तो उसको हम पॉल्यूशन कहते हैं। क्योंकि डिजायरेबल चेंज इट occurring in a nature, but undesirable change that is occurred due to the human intervention and activities, जिसके कारण उसकी क्वालिटी में चेंज होता है, उसके फिजिकल स्टेट में चेंज होता है, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज होता है, और बायोलॉजिकल मोड्स में बायोडाइवर्सिटी लॉस, और बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस होता है या तो फिर उसमें भी जो दिक्कतें आती है, दैट वी कैन बी इंक्लूड इन दैट। सो नाउ लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट दोज आर कॉज pollution that is called pollutants। तो जो इससे पॉल्यूशन फैलता है उसको हम क्या कहते हैं? पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। सो गवर्नमेंट इन ईयर 1986 दे कैन बी पास्ड अ लॉ दैट इज कॉल्ड द एनवायरमेंटल एक्ट। अकॉर्डिंग टू दैट एनी एनवायरमेंटल, अभी आप देखो तो बिजनेस में आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, एनओसी लेनी पड़ सकती है, नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं, एनवायरमेंट का जो पीयूसी होता है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल के सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। सो अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट, इसमें पॉल्यूशन फैलाना भी गुनाह है, पॉल्यूशन फैला भी नहीं सकते, पॉल्यूशन होना भी नहीं चाहिए। ओके, so now let's first we check out the first pollution over in our syllabus, that is air pollution and its control. So again we can be defined, the air pollution is nothing but, the air pollution is nothing but what? The any physical, chemical or biological change in quality and quantity of air, that is called air pollution. So air we require most for respiratory need, it is required mostly in our basic need because we inhale the oxygen. So air quality is matter a lot. अभी आप हाल ही में दिल्ली में देखो तो अभी जो फसलों को जला रहे हैं, मतलब कि जो फसलों के आउटकम्स है उसको जलाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारा धुआं फैलता है, दिस इज टोटली दिल्ली एनसीआर में फैल जाता है। ओके, तो ये कॉज करता है सर्दियों के मौसम में दिल्ली में बहुत दिक्कत आती है, तो वहाँ पर अलर्ट जारी करते हैं, रेड अलर्ट होता है, ग्रीन इज गुड, उसके बाद येलो आ जाता है, रेड आ जाता है। सो रेड इज़ वेरी डेंजरस साइन कि अभी एयर की क्वालिटी ऐसी नहीं है कि आप इनहेल भी कर पाओ। सो ये एक आपको आप हर साल देखते आते हो। नाउ लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट एयर पॉल्यूटेंट कॉज इंजरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज
डायरेक्टली इट इज अफेक्ट टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो एक या दूसरी वजह से वो डायरेक्टली इफेक्ट तो करते ही है। तो इसके कारण मेजर क्रॉप के ऊपर क्या होता है, द यील्ड ऑफ क्रॉप एंड क्रॉसेस प्रीमेच्योर डेथ ऑफ प्लांट्स। एंड इसका लार्जर इम्पैक्ट किस पर होगा, सो दिस इम्पैक्ट कैन बी अकर ऑन क्रॉप में क्या होता है, तो क्रॉप कम ग्रो होता है और प्रीमेच्योर उनके डेथ भी हो सकते हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी लॉस के कारण। और ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी सिस्टम और एनिमल में भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर हो सकते हैं। सो दीज आर द हार्मफुल गैसेस दैट कॉजिंग द एयर पॉल्यूशन। सो विच आर द एयर पॉल्यूटेंट्स, लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट द एयर पॉल्यूटेंट्स ओवर देयर। Let's we understand the air pollutants. So which are the air pollutants? The smokestacks of thermal power plants, जो थर्मल पावर प्लांट्स है उसमें से जो स्मोक निकलता है, स्मेल्टर्स होते हैं दैट प्रोड्यूसिंग द वेरी मच ऑफ डेंजरस गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड है, ओके, नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं, देन कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। सबसे ज़्यादा वेहिकुलर एग्जॉस्ट में से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोई भी आप फ्यूल जलाते हैं तो व्हाट विल बी टू बी कम्स आउट, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो दिस इज द एयर पॉल्यूटेंट, जो एयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। इसके अलावा रिलीज द पार्टिकुलेट एंड गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स जो निकलते हैं, ओके, जो किसके साथ निकलते हैं, हार्मलेस गैसेस सच एज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसके लिए ये एयर पॉल्यूटेंट कम कैसे किए जाए, तो इसके लिए दीज आर द नथिंग बट डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज इन इंडस्ट्रीज। मेजोरिटी फर्टिलाइज इंडस्ट्रीज है या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है जिसमें ये दो चीज़ें ज़्यादातर यूज की जाती है। तो फिल्टर एंड रिलीजिंग द हार्मलेस गैसेस इनटू एटमॉस्फेयर, उसके लिए दो चीज़, एक स्क्रबर है एंड वन इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर है। सो दिस इज स्क्रबर एंड इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर, दोनों का यूज अलग अलग होता है। देर आर सेवरल वे टू रिमूव द पार्टिकुलेट मैटर के लिए क्या यूज होता है, इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर। वहाँ पे क्या होता है, द नेगेटिवली चार्ज, द चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो जो भी डस्ट पार्टिकल पास होते हैं, जो कलेक्ट इन प्लेट होते हैं उस पर चिपक जाते हैं, और बाकी जो है वो एयर प्योरीफाई करके कहाँ है, थ्रू चिमनी वेस्ट उसको छोड़ दिया जाता है। स्क्रबर, स्क्रबर में क्या होता है, वाटर एंड लाइम स्प्रे आता है, जिसकी वजह से जनरली कौन से गैसेस, सो 99% पर्टिकुलर मैटर प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट, इट इज सो विच कैन रिमूव ओवर 99। इलेक्ट्रोप्रेसिपिटेटर कहाँ पे यूज होता है, थर्मल पावर प्लांट में, जहाँ पे 99% पार्टिकुलेट मैटर, जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, दैट पार्टिकल कुड बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर। वहाँ पे चार्ज क्रिएट किया जाता है, जिसके थ्रू प्लेटर होते हैं, प्लेट पे क्या हो जाता है, ऑल पार्टिकल्स टू बी वहाँ पे स्टिक हो जाते हैं। देन अगेन आई एम टेलिंग अबाउट द नेक्स्ट, तो इलेक्ट्रिक वायर दैट मेंटेन द सेवरल थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट विच प्रोड्यूस अ कोरोना दैट रिलीज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, दैट कैन बी अट्रैक्ट, नेगेटिव है तो पॉजिटिवली अट्रैक्ट कर लेते हैं पार्टिकल्स को और वहाँ पे स्टेबलाइज कर देते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट स्क्रबर। सो सी द स्क्रबर इज यूज टू रिमूव द गैस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। तो जहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जनरली सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑल्सो रिलीज फ्रॉम वेहिकुलर एग्जॉस्ट, इट ऑल्सो रिलीज फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे लाइम स्प्रे किया जाता है, जिसकी वजह से जो गैस है, जो SO2 गैस है, वो नीचे पानी की जो टंकी होती है पर्टिकुलर मैटर के साथ नीचे निकल जाता है। बाकी जो ड्राई एयर है वो कंप्लीटली चिमनी वेस्ट से उसको क्या किया जाता है, दैट कैन बी, वहाँ क्लीन एयर रिमूव की जाती है। बाकी जो डर्टी एयर है वो लाइम एंड इट्स सोल्यूशन से वो नीचे बिठा के उसको अलग कलेक्ट किया जाता है। ओके, सो दिस इज टू इंस्ट्रूमेंट वाइडली यूज एंड क्वेश्चन में इसके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं कि स्क्रबर इज यूज फॉर रिमूव द सल्फर डाइऑक्साइड एंड अदर गैसियस पार्टिकुलेट्स, व्हाइल द इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर इज यूज टू रिमूव द पर्टिकुलेट मैटर्स। तो पर्टिकुलेट मैटर जनरली जनरेट होते हैं थर्मल पावर स्टेशन में, वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड भी वहीं पे जनरेट हो सकता है। देन
जो फर्टिलाइज़र कंपनीज होती है, जो एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स है, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, उसमें भी नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह अलग अलग जो गैस है, गैसेस के लिए स्क्रबर है जहाँ पे वाटर लाइन स्प्रे किया जाता है, दैट स्प्रिंकल ऑन दैट, सो दैट वे दे कैन बी रिमूव. सो दिस इज ऑल फॉर प्रेसिपिटेटर एंड स्क्रबर जिसको हम लगा सकते हैं. अब कुछ लॉ की बात कर लेते हैं. तो द सेंट्रल पॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, अकॉर्डिंग टू CPCB, according to CPCB, Central Pollution Control Board, the particulate size ranging from 2.5 meter micrometer or less diameter that responsible for greater threat or can for the human health. जो लंग्स में जाती है हमारे, और जो लंग्स है वो लंग्स को क्या करती है, ब्लॉक करती है. सो दिस इज ऑल्सो द डस्ट, जो स्मॉल डस्ट है 2.5 माइक्रोन की, दैट इज मच मोर, क्योंकि ये इनहेल करते वक्त जाएगी, जो अल्वोलाई वॉल है उसको क्या करती है, सॉलिडिफाई करती है या तो उसको रिजिड बनाती है, जिसके कारण क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, देन लंग्स कैन बी ऑल्सो लॉस्ट. उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है लंग की, जो वर्किंग मूवमेंट होता है वो कम हो सकता है. ओके, so irritation, inflammation, damage the lungs and premature death is a causing of directly of particulate matter and particulate pollution, that is also under air pollution. Now automobile is also major threat. तो ऑटोमोबाइल से कार्बन मोनोऑक्साइड, जो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, देन मीथेन आर द ग्रीन हाउस गैसेस, बट ये भी पॉइजनस होता है. तो पहले क्या किया जाता था, दिस इज द स्टडी हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे. नाउ ऑटोमोबाइल अलोंग विद यूज द लीड फ्री पेट्रोल, पहले लीड यूज किया जाता था. तो लीड क्या था, लीड जनरली ज़्यादा नुकसानकारक था, जिसमें ज़्यादा धुआं छोड़ते थे. अभी कैटालिक कन्वर्टर हैविंग एक्सपेंसिव मेटल नेमली द प्लेटिनम या तो पैलेडियम और रोडियम, याद रखना, प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम एज कैटालिस्ट दैट इज यूज्ड. तो फिट इनटू ऑटोमोबाइल फॉर रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ पॉइजनस गैस लाइक द सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके लिए वो यूज होता है. तो कैटालिटिक कन्वर्टर भी यूज होते हैं. राइट नाउ BS6 जो कंप्लाइंट पेट्रोल है, उसमें एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से बहुत ही कम धुआं छूटता है, बोथ पेट्रोल एंड डीजल इंजिन्स. ओके, तो जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड चेंज इनटू लेस हार्मफुल गैसेस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस. तो ये क्या करते हैं, जो कैटालिक कन्वर्टर्स होते हैं, दे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन आर कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट करते हैं, जो लेस हार्मफुल है. ओके, बिकॉज प्लांट यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड. देन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस. तो ये जो कन्वर्टर है, जिससे धुआं तो लिमिटेड में ही निकलता है, द वॉट एवर द एग्जॉस्ट वेस्ट टू बी कम्स, जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलते हैं फ्रॉम व्हीकल वो तो कम ही निकलते हैं, लेकिन यहाँ से और एक फायदा हो जाता है, जो इको फ्रेंडली एयर भी निकलती है. राइट नाउ द नोब्स आर टू बी यूज. कौन से नोब्स यूज किए जाते हैं आजकल नोब्स यूरो मॉडल के हिसाब से हमारे नोब्स हैं. तो यूरो 4, यूरो 6, वैसे ही हमारा क्या आता है BS6, भारत कंप्लाइंट 6 पेट्रोल हम यूज करते हैं अभी. और जो भी व्हीकल है वो BS4 तो कम से कम होने चाहिए एज पर नोब, एंड BS6 नाउअडेज जो भी टू व्हीलर्स है वो कौन से कंप्लाइंट आते हैं, BS6 फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम, जो कम धुआं छोड़ता है, एफिशिएंट मोटर होता है, और इट इज मच मोर बेनिफिशियल. तो एयर प्रिवेंशन एक्ट टू बी पास्ड इन ईयर 1981, बट वो एम्ड किया गया इन 1987. तो इसमें नॉइज पोल्यूशन भी ऐड किया गया. नॉइज मतलब अनवांटेड मोर देन 150 डेसिबल साउंड, जो 150 डेसिबल से ज़्यादा साउंड होता है, लाउड स्पीकर, एरोप्लेन का जो साउंड होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड होता है,
जो 150 dB से ज़्यादा होता है लाउड स्पीकर का, उसको किस में प्लेस करते हैं? नॉइज़। एंड नॉइज़ ऑल्सो कीप इनटू एयर पॉल्यूशन। तो उसको रीअपियर किया गया है, जो एक्ट 1981 में बना था, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, उसमें इन ईयर 1987 द नॉइज पोल्यूशन टू बी एडेड ओवर देयर। ओके, तो नॉइज पोल्यूशन के कौन से इफेक्ट आ सकते हैं? तो नॉइज पोल्यूशन कैसे इज डैमेज द ईयर ड्रम्स, जो ईयर ड्रम्स होते हैं उसको डैमेज करता है। देन परमानेंटली हियरिंग डिसेबिलिटीज आ जाएगी और लॉस द हियरिंग एबिलिटी, इवन क्रोनिक एक्सपोजर रिलेटिवली तो इज प्रोड्यूस द डैमेज द हियरिंग एबिलिटीज, ऑल ऑल्सो स्लीपनेसनेस, मतलब आप सो नहीं सकते। इंक्रीज द हार्ट बीट भी बढ़ेंगे, अल्टर ब्रीदिंग प्रॉब्लम पैटर्न का भी अल्टर हो जाता है, जो 16 to 20 ब्रीथ करते हैं वो भी अल्टर हो सकता है। देन स्ट्रेस, सबसे ज़्यादा इट कॉजिंग स्ट्रेस। ओके, ज़्यादा आप इतने ज़्यादा साउंड में रहोगे तो उसके लिए क्या होता है? व्हाट टू बी प्रिवेंशन फॉर द नॉइज पॉल्यूशन एक्ट में क्या है? जहाँ भी स्कूल कॉलेजेस है वहाँ हॉर्न अलाउड नहीं है, तो हॉर्न का वो ड्रॉ किया गया है और क्रॉस किया गया होता है। उसके अलावा जो हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वहाँ पर हॉर्न लाउड हॉर्न अलाउड नहीं होते, नो साउंड जोन होते हैं। फिर जो जनरेटर्स आते हैं, जब पहले खुले आते थे, अभी उसका कैबिन आता है, या तो एस्बेटोस आर यूज्ड इन थिएटर्स, और साउंड जो होता है उसको वुड एंड एस्बेटोस टू बी यूज टू, जो भी साउंड थिएटर में से जो निकलता है लाउड स्पीकर का, वो वहाँ पे कैप्चर हो जाता है। तो नॉइज पोल्यूशन भी इसमें ऐड किया गया है। तो कौन से हैं? हॉस्पिटल, स्कूल, परमिसिबल साउंड लेवल्स ऑफ क्रैकर्स, जो क्रैकर्स ज़्यादा आवाज़ करते हैं उसको परमिशन नहीं दी जाती है, जो कम साउंड करते हैं उसको दी जाती है। लाउड स्पीकर देर रात तक नहीं बजाए जाते, इसीलिए आप देखते हैं कि जब नवरात्रि आती है तब हमको 12 बजे से ज़्यादा क्यों छूट नहीं दी जाती? क्योंकि एटलीस्ट उस टाइम पे 2 आवर्स की छुट्टी होती है 9 दिन में, बाकी तो ऐसा ही रहता है कि भाई उसको कम से कम साउंड का हम यूटिलाइज, कम से कम साउंड प्रोड्यूस हो और 12 बजे के बाद आसानी से लोग सो सके। ओके, सो अप टू दिस इज, अब मैं कंट्रोलिंग वेहिकुलर एयर पॉल्यूशन विल बी सी टुमारो। अप टू एयर पॉल्यूशन हम यहाँ तक अभी रखते हैं। एनी क्वेरीज रिगार्डिंग टू दैट later on you can be asked to me. Thank you very much. Thank you to all students.